हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें डिस्कशन करना है, दैट इज़ योर एमपॉक्स वायरस, या फिर इसको प्रीवियसली मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता था। अब ये जो एमपॉक्स है, इसको WHO ने रिसेंटली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि ये काफ़ी सारे कंट्रीज में फैल चुका है, इसलिए। ठीक है, अब ये जो एमपॉक्स था, इट वॉज प्रीवियसली एंडेमिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर कई बार देखने को मिलता था। बट अब इसका जो केस मिला है वो स्वीडन के अंदर फर्स्ट टाइम मिला था कुछ दिनों पहले, और पाकिस्तान तक ये वायरस फैल चुका है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी आ चुका है। इस वजह से इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहा गया है। अभी जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, एनवेलप्ड है। इसकी फैमिली है पॉक्सविरिडे, जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस। अब ऑर्थोपॉक्स वही जीनस है जिसके अंदर काउपॉक्स, वैक्सीनिया, वेरियोला, एमपॉक्स, ये सारे वायरस आते हैं। अब एमपॉक्स जो है, एमपॉक्स ये वायरल जूनोटिक डिसीज है। अब जूनोटिक डिसीज का मतलब क्या होता है? ये जनरली एनिमल से, मतलब एनिमल से ही ह्यूमन के अंदर फैलते हैं। जनरली जूनोटिक जो होते हैं वो एनिमल से ह्यूमन के अंदर फैलते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, और इसका एक्सेप्शन है न्यूमोनिक प्लेग और मंकी पॉक्स। अब ये कुछ ऐसे जूनोटिक डिसीज है जो एनिमल से भी फैल सकते हैं और ह्यूमन से भी फैलते हैं, समझ गए? अब ये जो एमपॉक्स है, इसके दो क्लेड्स है हमारे पास, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 का ही दूसरा नाम है सेंट्रल अफ्रीकन या फिर कॉन्गो बेसिन क्लेड। क्लेड 2 का दूसरा नाम है वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड। अब 2022 के अंदर भी ये एमपॉक्स फैला था, काफ़ी सारे कंट्रीज में फैला था, लेकिन तब इसका क्लेड 2 फैला था। क्लेड 2 या फिर वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड फैला था, तब भी WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। बट ये क्लेड 2 एज कंपेयर टू क्लेड 1 इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लेड 1 जो है, इट इज़ मोर सीवियर एंड मोर ट्रांसमिसिबल, इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब 2024 के अंदर एग्जैक्ट कौन सा क्लेड फैला है? क्लेड 1B, विच इज़ अ सब वेरियंट ऑफ क्लेड 1, समझ गए? अब मंकी पॉक्स को फर्स्ट आइडेंटिफाई करा गया था अफ्रीकन मंकी के अंदर, इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। फिर फर्स्ट ह्यूमन डिसीज 1970 में देखी गई थी कॉन्गो के अंदर, 9 महीने के बच्चे के अंदर, समझ गए? अब एमपॉक्स जैसा मैंने कहा जूनोटिक डिसीज है, तो एनिमल के अंदर इसके रिजर्वायर होंगे, तो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट रिजर्वायर कौन है यह हमें पता नहीं है। बट मोस्टली ये रोडेंट्स और मंकीज हो सकते हैं, समझ गए? अब रोडेंट्स के अंदर रैट्स आ गए, आपके स्क्विरल्स वगैरह, ये सारे रोडेंट्स होते हैं, उसके अंदर हो सकता है, समझ गए? अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये एक तो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में जा सकता है थ्रू कांटेक्ट, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से, फिर क्यूटेनियस म्यूकोजल लीजन। अब इसके अंदर म्यूकोजल लीजन्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे कांटेक्ट हो जाए तो ये फैल सकता है, या फिर इन्फेक्टेड मीट खाओगे तब भी ये फैल सकता है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है, कॉन्टैक्ट विद स्किन लीजन से फैल सकता है। मैंने क्या कहा? एमपॉक्स के अंदर स्किन लीजन्स होंगे, तो उससे अगर कांटेक्ट करोगे तब भी फैल सकता है। कॉमन थिंग्स यूज कर रहे हैं 2 बंदे तो भी फैल सकता है। ट्रांसप्लासेंटल, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लासेंटा से भी बच्चे के अंदर ये जा सकता है। फिर क्लोज कांटेक्ट वाइल बर्थ होते समय भी जा सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी ये फैल सकता है, समझ गए? अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 6 से 13 दिन का है, लेकिन इसकी रेंज 5 to 21 डेज की है। अब ये डिसीज होती क्या है, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, ये समझो। अब इसके 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है प्रोड्रोमल फेज, और दूसरा है स्किन रैश। अब प्रोड्रोमल फेज मतलब वो फेज होता है जिसमें वायरस इन्वेड कर रहा है बॉडी को। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, बैक एक होता है, मायालजियास इन द सेंस मसल में पेन होता है, मसल पेन, तो मसल पेन देखने को मिलता है, एस्थेनिया देखने को मिलता है, और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलता है, विच इन्वॉल्व्स सर्वाइकल एंड सबलिंगुअल लिम्फ नोड्स। तो ये ही डिस्टिंक्टिव फीचर है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का। अब आप सभी को मुझे यहाँ पर एक बात बतानी है, लिम्फेडिनोपैथी सिर्फ और सिर्फ एमपॉक्स में देखने को मिलती है, जो कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में नहीं देखने को मिलती। तो इस वजह से लिम्फेडिनोपैथी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर दूसरा जो फेज होता है उसके अंदर स्किन रैश होती है। अब स्किन रैश होती है आफ्टर 1 to 3 डेज आफ्टर फीवर। ये स्किन रैश इन्वॉल्व्स मोस्टली फेस और एक्सट्रीमिटीज, ट्रंक के ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता। ओरल म्यूकोजल रैश हो सकती है, जेनाइटल हो सकता है, कंजंक्टाइवल भी हो सकता है। अब रैश के अंदर क्या होता है, कुछ फेजेस होते हैं, जैसा मैक्यूल, देन फिर पैप्यूल, फिर वेसिकल, फिर पुस्चुल और फिर स्कैब्स। अब मैक्यूल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इट इज़ अ फ्लैट बेस लीजन, तो ये जो लीजन है उसका बेस कैसा होता है? फ्लैट होता है। फिर पैप्यूल होता है मतलब रेस्ड लीजन, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ड लीजन होता है, समझ गए, और जो कि फर्म होता है। फिर वेसिकल होता है, वेसिकल मतलब फ्लूइड फील्ड लीजन, और इसके अंदर जो फ्लूइड फील होता है इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड, ये देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है? पुस्चुल देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है? पस आता है, पस इन लीजन जो कि येलो कलर का होता है, तो येलोइश पस इन लीजन, ये देखने को मिलता है। और लास्ट में क्या होता है? स्कैब्स बनते हैं। स्कैब्स इन द सेंस ये जो भी था इट ड्राइज अप्स, ये क्या होता है? ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद ये फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाता है, ढल जाता है, समझ गए? फॉल्स ऑफ। तो ये कुछ फेजेस देखने को मिलते हैं हमें स्किन लीजन्स के अंदर, समझ गए? अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो केस फैटेलिटी रेट है दैट इज 0 to 11%, हायर इन केस ऑफ चिल्ड्रन, और रिसेंट टाइम्स में इट इज़ 3 to 6%। अब इसका हम लोग लैब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? और एक बात मुझे बतानी है आपको कि जिस बंदे की इम्यूनिटी अच्छी है
इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा, जो एमपॉक्स है इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब लैब डायग्नोसिस में बेस्ट मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब पीसीआर। अब आपको याद रखना है, सैंपल्स यहाँ पर हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं, रूफ या फिर फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेसिकल, पुस्ट्यूल्स, ड्राई क्रस्ट भी कलेक्ट कर सकते हैं, बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो ये सारे सैंपल्स होते हैं, और ये जो सैंपल्स है इनको हम लोग रखते हैं इन स्टेराइल ड्राई ट्यूब, जो कि ठंडे टेम्परेचर में होती है, समझ गए। अब यहाँ पर ब्लड का पीसीआर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये जो वायरस है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वायरेमिया इज लेस इन केस ऑफ एमपॉक्स। अगला है सीरोलॉजी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन हम नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि होता क्या है, किसी बंदे को मान लो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी है, तो हो क्या सकता है, इसके अंदर एंटीबॉडी के लिए फॉल्स पॉजिटिविटी आ सकती है एमपॉक्स की, समझ गए। तो इस वजह से सीरोलॉजी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगला है प्रिवेंशन वही सब है जो कोरोना के टाइम था। नो क्लोज कॉन्टैक्ट, लीजन को टच मत करो, कॉमन थिंग्स यूज़ मत करो, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर यूज़ करो, एनिमल से डिस्टेंस रखो, क्योंकि मैंने कहा था एनिमल से ह्यूमन में फैल सकता है। जूनोटिक डिसीज था, आइसोलेशन करो खुद का। कोई भी वायरस फैलता है ना, तो आइसोलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, समझ गए। अगला है ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हो कि न्यूट्रिशन अच्छा मेंटेन करो, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करो, ताकि जो इम्यूनिटी अच्छी रहे पर्सन की और उसको ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। फिर एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल है, जैसे कि टिकोवेरिमैट। अब टिकोवेरिमैट ये ड्रग है विच वॉज यूज फॉर स्मॉल पॉक्स। इसको हम लोग स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ करते थे, और इसी को हमने लाइसेंस किया है फॉर मंकी पॉक्स बाय EMA इन 2022। तो 2022 के अंदर इसको लाइसेंस करा गया है फॉर एमपॉक्स ऑल्सो, समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल। अब एक बात समझो, स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है ना, उससे 85% इफेक्टिव हो जाता है इन प्रिवेंशन ऑफ एमपॉक्स, समझ गए। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स आर 85% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एमपॉक्स। लेकिन दिक्कत क्या है, फर्स्ट जनरेशन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन अभी जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी हाल ही में अवेलेबल नहीं है, समझ गए। ओके, अब न्यू वैक्सीन भी डेवलप की गई है, दैट इज बेस्ड ऑन मॉडिफाइड एटीन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ वैक्सीन या वायरस, जिसको अप्रूव किया गया फॉर प्रिवेंशन ऑफ एमपॉक्स 2019 के अंदर।